अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड एक्सीलेंट फ्रेंड्स। जैसे कि हमारी ये जो सेशन चल रहा है जनरल नॉलेज का, जिसमें हमने हर जो डोमेन है जिसमें जनरल नॉलेज है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, और इसके अलावा जो मैथमेटिक है और हमारे पास कंप्यूटर है और ये एवरीडे साइंस है, हमने 3000 सबके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो तैयार करने हैं विद ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये सेशन चल रहा है जनरल नॉलेज का, जिसमें अभी तक हमने 3 पार्ट्स जो है कर चुके हैं और आज जो है ना वो 4th पार्ट करेंगे। तो टोटल हमने 3000 एमसीक्यूज को जो है ना इसमें जनरल नॉलेज की सीरीज में कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्योंकि ये जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है और जो इंस्पेक्टर फूड है, इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और पीएमएस के लिए ये हमारा सेशन बहुत इफेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। एक एमसीक्यूज बड़ा डिस्कस होता है, हर पेपर की जीनत होता है, और वो ये है कि वो कौन सी प्लेस है जिसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की रूफ किस प्लेस को कहते हैं, और वो है तिब्बत। तिब्बत जो है, जो ये हमारे चाइना के ऊपर है, चाइना के पास है, पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ जुड़े मैं कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि माउंटेन्स हैं ख़ास तौर पे। इसका वैसे तो हम पाकिस्तान अफेयर में भी एक जिक्र करेंगे, लेकिन अब एक सरसरी सा जिक्र मैं बर्ड आई व्यू देता हूँ। उसमें ये है कि पामीर जो है, तिब्बत जो है, ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी जो हाइट है वो है 88,848 मीटर, 8848 मीटर, और ये नेपाल में वाक़या है। इसके अलावा K2 जो है, गॉडविन ऑस्टन जिसे कहते हैं, दूसरा नाम जो इसका है, इसकी है जो हाइट है ना वो है 8611 मीटर। जब हिली एरियाज में जाया जाता है तो वहाँ पे मरी जो इतना ऊंचा लगता है वो 6000 मीटर की ऊंचाई होती है। तो K2 की जो है वो 8611 मीटर है, और ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस साइड पे? पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में। एक और माउंटेन है जिसका नाम है कैंचनजुंगा। कैंचनजुंगा जो है, इसकी हाइट जो है ये 8586 मीटर है, और ये भी नेपाल में है। अच्छा, इसके अलावा एक माउंटेन है जिसका नाम है लोत्से, LHOTSE, लोत्से, जिसकी हाइट जो है ना 8516 मीटर है, ये भी नेपाल में है। जो नागा पर्वत है, इसकी जो हाइट है वो 8126 मीटर है, और ये भी नेपाल में है। और ब्रॉड पीक जो है ना, ये पाकिस्तान में है, इसकी है 8047 मीटर। अच्छा, इसके बाद जो मैं कुछ बातें करूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस आपके साथ करूंगा, जिसमें कल हमने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस किए थे। उसमें हमने उनके जो रैंक वाइज नंबर्स थे, अभी जो करंटली 46 है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 45 थे, और 44 जो थे बाराक ओबामा थे। अब बाराक ओबामा जो है ये 44th प्रेसिडेंट हैं, और इनके वालिद जो थे वो कीनिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके बारे में और ये डिस्कस करूंगा कि अबू गरीब जो है ना, अबू गरीब, ये बेसिकली प्रिजन थे इराक के अंदर, और इराक का कैपिटल जो है ना बगदाद है। और नैरोबी का जो कैपिटल, कल हमने कैपिटल्स भी वैसे किए थे, कैपिटल्स जो है ना वो, जिसमें नैरोबी का जो कैपिटल है वो, नैरोबी किसका कैपिटल है? कीनिया का। और इसके अलावा लीबिया का जो है कैपिटल कैथलीन है, और युगांडा का जो है वो कैपिटल, कल वाली वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि मैंने सारी डिटेल में जो है ना कैपिटल्स करवाए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि एक टूर्नामेंट होता है जिसको कहते हैं वेम्बलेडॉन टूर्नामेंट, टेनिस ग्राउंड है। ये किधर है? वेम्बलेडॉन टेनिस ग्राउंड, ये बेसिकली इंग्लैंड के अंदर है, यूके के अंदर। और अगर मैं ये बात करूं कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया कौन सा है? बाय एरिया के लिहाज से टोटल कॉन्टिनेंट 7 है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट वाले चक्कर में ना कुछ और भी मैंने इसके साथ एमसीक्यूज आपको डिस्कस कर देता हूँ कि स्मॉलेस्ट जो कंट्री है दुनिया का, स्मॉलेस्ट कंट्री, छोटा सा, उसे कहते हैं वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है ना हमारे इस जो है सोलर सिस्टम का, वो है मरकरी, स्मॉलेस्ट। इसके अलावा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो मैंने अभी बताया बाय एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया है, और स्मॉलेस्ट बर्ड जो है,
स्मॉलेस्ट बर्ड उसको कहते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ना वो स्मॉलेस्ट बर्ड है पूरी कायनात में। इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट सी है दुनिया का उसे कहते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है ना स्मॉलेस्ट सी है समुद्र। ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन जो है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट आर्कटिक ओशन। और रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इसे कहते हैं नोरो, NAURU। और स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन कौन सी है? स्टेप्स है जो स्मॉलेस्ट बोन है। और कौन सी है? स्टेप्स। अच्छा, इसके अलावा हम MCQs डिस्कस करते हैं आपके साथ कि जो बिगेस्ट डेजर्ट, दुनिया का बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? नॉर्थ अफ्रीका में 12 कंट्रीज के साथ लगता है सहारा डेजर्ट। इसके अलावा एक प्रेसिडेंट है फ्रांस के, बड़े मशहूर हैं, फ्रांसिसो हॉलैंड, ठीक है। अभी करंटली तो मैक्रॉन है। आजकल बड़ी खबरों की जीनत चाइना में गए हुए हैं और चाइना को जो है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो रशिया को रोके ताकि वो यूक्रेन की इन्वीजन और जो दूसरे मामलात हैं उनके अंदर जो है ना चाइना को इंगेज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट एक बुक है, बुक का नाम है पैराडाइज लॉस्ट एंड रीगेन्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो आपके साथ बुक्स डिस्कस कर रहा था जो अभी रिसेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस बुक पूछी गई है पिछले 3 एग्जाम्स के अंदर, ASF के असिस्टेंट डायरेक्टर में भी, कस्टम के इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी, और इसके अलावा ASF के इंस्पेक्टर में भी। तो वो बुक्स ये कुछ है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जो पैराडाइज लॉस्ट एंड रीगेन ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने। इसके अलावा द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये आर्गूमेंट जो है ना हर एस्पायरेंट लिखता है कि जब कभी भी इस्लामोफोबिया की बात हो रही हो, जब कभी भी रिलीजियस क्लैश की बात हो रही हो, तो जो नेशंस की डिफरेंसेस की बात हो रही हो, डाइवर्जेंसेस की बात हो रही होती है, तो ये एक आर्गूमेंट होता है कि इस्लाम को की और मुस्लिम्स के साथ जो हिंदुओं की चपकलिश है, जो वेस्टर्न और इस्लामिक सिविलाइजेशन में जो एक तफर्रुक है, जो एक हेट है, जो प्रेजुड्यूस है, जो ये सेंटिमेंट्स होते हैं, इनको इनके ऊपर एक बुक है, वो सैमुअल हंटिंगटन की बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा जो स्पिरिट ऑफ इस्लाम है ना, ये लिखी है सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और सैयद अमीर अली जो हैं ये मुस्लिम लीग के जो लीडर भी थे, और ये इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है मुस्लिम्स की जो राइट्स हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई, और कि मुस्लिम मिनॉरिटीज़ हैं और इनके जो है ना सेल्फ राइट्स होने चाहिए, इलेक्टोरल राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया और उनको दिलवाए भी। और इन्होंने ये बुक लिखी हुई है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, बहुत ज़बरदस्त बुक है ये इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर। इसके अलावा द बैटल फॉर पाकिस्तान जो है ना ये लिखी है शुजा नवाज़ ने, द बैटल फॉर पाकिस्तान। इसके लिए फिर वही प्री पार्टीशन की सारे डिस्कस की हुई है इस बुक के अंदर भी, कि कैसे जो है ना मुस्लिम्स ने अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए इस्लामिक जो लिबर्टी के लिए एक स्ट्रगल की, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए उन्होंने एक सेपरेट नेशन लिया। इसमें जो कायद आज़म को, अल्लामा इकबाल को, सर सैयद अहमद ख़ान को, इस तरह के जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे उनकी फ़िलासफ़ीज़, उनकी स्ट्रगल्स को जो है ना बताया हुआ है। इसके अलावा जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है ये एक ब्रिटिशर ने बुक लिखी है, स्टीफन फिलिप्स ने, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं मैं वो आपके साथ बात करूँ जो हर बंदे को पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री, एनाटोल लेवन ने लिखी है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है, जिनमें एक बड़ी यूनिटी है। अगर वो रमज़ान में फ्रूट का बाइकआउट करना चाहें तो फिर वो प्रॉपर बाइकआउट करते हैं। अगर उन्होंने वोट जो है वो कुछ ले दे के कर देना है तो उन्होंने देना ही देना है उनको। अगर उन्होंने टैक्स नहीं देना तो उन्होंने नहीं देना। मतलब रख रखाव और एक दूसरे की ब्रदरहुड और बड़ा एक दूसरे के साथ जी एक दूसरे के काम आना चाहिए। ना उनको टैक्स नेट की टेंशन होती है, ना उनको मुल्क की मईशत की फ़िक्र होती है, ना मुल्क की सियासी पॉलिसियों की फ़िक्र होती है, और वो प्रोपोगंडा के अंदर शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ शुगल मेले के अंदर गुजारते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स एक बुक है, अयूब खान, जनरल अयूब खान ने लिखी थी। और जनरल अयूब खान का जो इरा है वो 1958 से 1969 तक का है, और इसमें उन्होंने एक 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, बनाया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें उन्होंने लागू किया। और इसके अंदर इसके अलावा उन्होंने जो बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम दिया, BD सिस्टम, जो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, ये दिया। इसके अलावा इन्होंने जो है जो एक
ईस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक कंट्रोवर्सीज थी, जो डाइवर्जेंस थी, वो इनके इरा में ही स्टार्ट हुई। इसके अलावा मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक बुक लिखी थी अपने भाई पे, माई ब्रदर बुक, बहुत फेमस बुक थी। ये वैसे ही आइडिया हो जाता है माई फेमस बुक के नाम से ही किसने लिखी होगी। ग्रेट ट्रेजेडी लिखी थी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उसमें जो अपना वाक़या लिखा होगा, और इसमें जो ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़ जो लाहौर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर इचरा के अंदर उनके ख़िलाफ़ FIR हुई, और FIR में वो सेक्शन 109 जिसमें ये होता है कि आपने मशवरा दिया है कत्ल करने का, और उनकी जो एक बनाई हुई अपनी प्रोटोकॉल वाली एक फोर्स थी, उसको यूज़ किया हुआ कि जी इन्होंने इनको यूज़ करके कसूर के एक MNA थे, वो खुर्शीद कसूरी, उनके फादर को जो है इन्होंने कत्ल करवाया। ये इनके ऊपर एलिगेशन था, और इन्होंने कोई बारगेनिंग नहीं की, और इन्होंने जो है ये एक्सेप्ट किया, और ये जुडिशियल मर्डर था। इसके अलावा डॉटर ऑफ डेस्टिनी जो है ये बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है, और इसके अलावा जो फेमस बुक है द मर्चेंट्स ऑफ पाकिस्तान, चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना इस वक्त, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी। ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी रीजन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो इंटीग्रेशन होती है कंट्रीज़ की, फॉर इकोनॉमिक पर्पज़, फॉर पॉलिटिकल पर्पज़, तो फॉर स्ट्रेटजिक पर्पज़, तो फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए। तो ये बेसिकली जो आजकल दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है, ये उसकी एक मिसाल है कि मुल्क जो है वो अपनी तजारत के लिए एक दूसरे के साथ जो है ना वो लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है D8। ये D8 वो ममालिक हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं इकोनॉमी वाइज। ये 1997 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके अलावा एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी कामयाब नहीं हुई अपने मकसद में। जो इसका चार्टर है, सार्क के अंदर 8 ममालिक हैं। उनका तरीक़ेकार भी याद करने का है, मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें पाकिस्तान है, इसमें मालदीव्स है, इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें नेपाल है, इसमें भूटान है। ठीक है, इसको MB पेन के साथ भी आप याद कर सकते हो। 8 कंट्रीज़ की है ये सार्क। ये 1985 के अंदर बनी थी, और इसके अंदर जो है वो बना तो ये था कि आप ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाओ कि पूरे जो रीजन को जो है साउथ एशिया के अंदर आप जो है मजबूत इकॉनमी बन जाओ, आप पॉवर्टी को ख़त्म कर सको। इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म कर सको, स्मगलिंग को ख़त्म कर सको, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ आ रहे हैं दोनों ममालिक को या रीजन पूरे को, वो ख़त्म कर सको, बॉर्डर इश्यूज़ को ख़त्म कर सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी भीड़ चढ़ गई इंडिया की एक जो हेजमोनिक डिज़ाइन है उसके पीछे। इसके अलावा OIC ऑर्गेनाइजेशन एक इंटीग्रेशन ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, 1969 के अंदर बनी। 57 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता में है, रियाद में है, सॉरी, हेड क्वार्टर रियाद में है, सऊदी अरेबिया। इसके अलावा ECO जो है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में ये भी बनी। 1964 के अंदर ना, 1964 के अंदर इसका पहला नाम था रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, RCO। मैंने पहले बताया ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ममालिक इकट्ठे होते हैं और वो अपने रीजन के लिहाज से, जैसे एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एशिया के अंदर ये जो चारों साइड्स एंड डोमेन्स हैं, इनमें जो जो कंट्रीज़ होते हैं वो आपस में रूल्स और रेगुलेशंस बना लेते हैं फॉर स्मूथ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा ये मैं डिस्कस करूँगा कि IMF का हेड क्वार्टर किधर है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये एक हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमीज़ को हेल्प करते हैं। जो होता है IMF, ये किसी भी कंट्री के जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब ब्लीक हो रहे होते हैं, जब ये जो वो सुकड़ रहे होते हैं, समझ लो श्रिंक कर रहे होते हैं, रिजर्व्स कम हो रहे होते हैं, तो ये टपक पड़ता है और उनको कहता है कि आपकी अगर मईशत को सहारा देना है तो वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने देना है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है आई थिंक 7th बेल आउट पैकेज ले रहा है, और फर्स्ट टाइम 1951 में लिया था हमने बेल आउट पैकेज। और इस वक्त उनकी जो IMF की जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है क्रिस्टिना। और ये जो IMF का बेल आउट पैकेज होगा, इससे हमारी जो रिजर्व्स में एक हेल्प आउट होगी, और दूसरे ममालिक कंट्रीज़ भी हम पे ट्रस्ट करेंगे कि हम
जो IMF ने बेल आउट पैकेज दिया है कि कैसे हमने वापस करने, किन किन जो इन सेक्टर्स के ऊपर कितनी कितने सेंक्शंस लगानी है या फिर उनके सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है ताकि हम उनके पैसे वापस दे सकें। फिर दूसरे ममालिक भी ट्रस्ट करेंगे कि जी इनके पास एक मॉडल है और ये हमें भी पैसे वापस कर देंगे। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो बेसिकली काम करता होता है कि मुल्क के अंदर कितनी गुर्बत है, उस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए वो डेवलपमेंट फ़ंड देता होता है। और इनका भी हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँगा कि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज़ है ना, वो जैसे मैंने बात की कि FAO है, WHO है और SCR है, SCRC, और एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की नहीं है, वो है ILO, नहीं सॉरी ये है ICRC जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात करूँगा कि ज्योमेट्री जो है इसका फादर कौन है, मैथमेटिक्स में फादर और ज्योमेट्री करते होते हैं ना, तो उसका फादर जो है उसका नाम है यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड। और इसके अलावा एक MCQ बनता होता है कि 1498 के अंदर किसने सी रूट, इंडिया का जो सी रूट था इंडियन ओशन की तरफ आना जो था, ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये वास्को डी गामा जो थे, एक बहुत बड़े नेविगेटर थे वास्को डी गामा, इसने ये चला था ब्रिटिश से और ये आया था इंडिया के अंदर। इसने जो है ना ये एक लैंड जो है ना ये इसने डिस्कवर की थी 1498 के अंदर। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बनता होता है कि पहला नेविगेटर कौन था जो जिसने पूरी दुनिया के को जो है ना सफ़र किया, सी थ्रू सी और थ्रू लैंड। उसका नाम था मैगलन। मैगलन जो था, इसने ये पहला वो बंदा नेविगेटर था जो पूरी दुनिया का जिसको घूमा। अच्छा, कौन सा वो ऐसा बंदा है जिसने इन्वेंट किया था सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग फॉर द ब्लाइंड? ब्लाइंड के लिए राइटिंग और प्रिंटिंग जो है ना किसने इन्वेंट किया था? ये था लुइस ब्रेले ने। लुइस ब्रेले ने इन्वेंट किया था सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग। अच्छा, इसके अलावा कौन सी स्ट्रीट है जो फेमस है फॉर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट? ये हमने कल भी की। अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़े इंपॉर्टेंट MCQ बनता है ये अर्थक्वेक के हवाले से कि जो नेचुरल डिज़ास्टर अर्थक्वेक आता है इसको मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है व्लादिविया। व्लादिविया ने रिक्टर स्केल जो है वो दिया था, रिक्टर स्केल। ये चिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जब वो सबसे बड़ा चिली के अंदर अर्थक्वेक आया था ना, उस वक्त ये एक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था और 1935 में ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक देखता होता है, बताता होता है। इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में एक थॉमस कप इंट्रोड्यूस हुआ था। थॉमस कप जो है ना ये बेसिकली बैडमिंटन के जो मैचेस होते हैं ना उनको स्पॉन्सर करता है, थॉमस कप। इसके अलावा जो एक फुटबॉलर है बहुत फेमस है, पीले, ये ब्राज़ील से बिलोंग करता है। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ये ब्राज़ील किधर है? साउथ अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा क्रिकेट के अंदर बात करें तो एक बड़ा फेमस टाइटल है ब्रैडमैन ऑफ एशिया। ज़हीर अब्बास को देखते बहुत बड़ा बैट्समैन था पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, एक बड़ा ही अनोखा स्टाइल था इनकी क्रिकेट, और ये ICC के जो है ये पैनल में भी थे। और इसके अलावा एक ओसिस जो है ना, ये किस चीज़ से, ओसिस जो होता है ना OASIS, ये एक टर्म है जो कि ना डेजर्ट से एसोसिएटेड होती है। किसी भी डेजर्ट के अंदर ना कोई फर्टाइल लैंड होती है ना जहाँ पे सब्ज़ा होता है, मतलब डेजर्ट के अंदर तो रेत ही होती है ना, वहाँ पे कोई सरसब्ज नहीं होती, लेकिन जिस टुकड़े के अंदर ज़रा फर्टाइल हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, उसे कहते हैं ओसिस। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ कि हमारे एक बहुत बड़े मुस्लिम जो है साइंटिस्ट हैं अल बिरूनी साहब जो है ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी उस वक्त के टाइम पे 1000 आई थिंक सो, इनका टाइम जो है ना 1000 के अराउंड है। बर्थ भी तब हुई थी और डेथ भी उसके अराउंड हुई थी, क्योंकि जो गजनवी में उस टाइम जो डायनेस्टी थी उस वक्त महमूद गजनवी जो थे वो उनको कहा जाता था एबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स, तो उन्होंने ही पैट्रॉन किया अल बिरूनी को भी। और अल बिरूनी ने उस वक्त एक बुक लिखी थी अल हिंद, किताबुल हिंद। कहा जाता है बुक्स के अंदर है कि फर्स्ट टाइम अगर किसी ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया तो अल बिरूनी ने करवाया था उस टाइम। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात करूँगा कि कबड्डी का टूर्नामेंट जो लास्ट टाइम 2016 के अंदर हुआ था ना, वो किसने जीता था? इंडिया ने। इसके अलावा जो एक गेम है ब्रॉड गेम जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रबल। स्क्रबल जो है ना ये बच्चों की गेम है, बोर्ड गेम खेलते होते हैं बच्चे, बोर्ड गेम, उसे स्क्रबल का पूछ लेते होते हैं अक्सर एग्जाम।
अच्छा, एक स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर जो मशीन है इसके हवाले से बड़े फेमस हैं स्टीव जॉब्स। एप्पल जो है ना, जो एप्पल ब्रांड है, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो टैब है, तो स्टीव जॉब्स जो है ना एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके अलावा सिलिकॉन वैली जो है ना, ये यूएसए के अंदर है। सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पे जितने भी ये जितनी ऐप्स होती हैं ना, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये इंस्टा, इन सब का जो हेडक्वार्टर्स हैं ये सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के अंदर है। और यहाँ पे जो चिप्स भी बनती होती हैं ये बेसिकली जितनी भी ये मशीनरी यूज़ होती है ना इनके अंदर। अच्छा, इसके अलावा गूगल जो है ना, पूछ लेते हैं क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। इसके अलावा एक बुक के अजीज़ की मैं बताना भूल गया, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, के अजीज़ ने लिखी है। अच्छा, इसके बाद ना एक जैकबाबाद के अंदर एयर बेस है पाकिस्तान की, शहबाज एयर बेस। जैकबाबाद किधर है? जैकबाबाद आपका जो है क्वेटा के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा जो जो ये इसमें ज़रा मैं आपको कह दूँगा कि ज़रा चेक कर लीजिए। आई एम नॉट श्योर कि जैकबाबाद का जो एग्जैक्ट पोजीशन किधर है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मेमोगेट स्कैंडल आया था पाकिस्तान का, जिसमें जो है हुसैन हक्कानी जो है उनको समझा गया कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं अगर उनकी बात की जाए तो अफ़गानिस्तान जो है ना पाकिस्तान का नेबर है और ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो होते हैं जो चारों तरफ से जो होते हैं ना, वो उनके इर्द गिर्द ज़मीन होती है, उनके इर्द गिर्द बॉर्डर्स होते हैं, उनका किसी भी तरफ से ना सी को। अच्छा, लैंड लॉक कंट्री की मैं बात करूँ, लैंड लॉक कंट्री वो होता है जो हर तरफ से जो होता है वो उसके साथ ज़मीनी बॉर्डर्स अटैच होते हैं, कोई भी सी रूट नहीं होता, सी कोस्टल नहीं उसकी होती। जिसमें मैंने बात की पाकिस्तान का जो नेबर है अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। इसके अलावा जो 44 कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है ना एरिया वाइज बहुत बड़ा मुल्क है काज़ाकिस्तान। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है मंगोलिया। इसके अलावा जो कंट्री थर्ड है ना लार्जेस्ट कंट्री, ये है चैड अफ्रीका में, सॉरी। इसके अलावा जो एशिया की कंट्रीज़ है ना, वो 12 कंट्रीज़ ऐसे एशिया के हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। इसके अलावा अफ्रीका के 16 कंट्रीज़ जो है ना लैंड लॉक कंट्री, जिसमें चैड की मैंने बात की। और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका का कोई कंट्री भी लैंड लॉक नहीं है। इसलिए एक मैं आपको हिंट दे दूं कि जिस भी रीजन की प्रोग्रेस देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, इकोनॉमी वाइज स्टेबल देखना है, वो कंट्री बेसिकली आपका जो है ना वो सी रूट उसको लगता होता है, कोस्टल उसकी ज़रूर होती है, ताकि वो जो सी ट्रेड होती है मैक्सिमम ट्रेड होती है। अब जो ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के या एशिया के, यहाँ पे प्रोग्रेस कम इस वजह से है कि क्योंकि वो उनको जो है कवर्ड होते हैं ज़्यादा कंट्रीज। पाकिस्तान को जो कोस्टल है वो 1000 एंड सम माइल्स की है, तो कहने का मकसद है कि इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि वो इंडियन ओशन और जो ये गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके साथ ट्रेड कर सकता है, ऑयल, गैस और सारी ट्रेड। तो ये पाकिस्तान को एक बहुत बेनिफिट है कि ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो इधर से जनरेट होता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मैंने बात की, डबली लैंड लॉक कंट्री भी एक होता है, डबल लैंड लॉक कंट्री। वो कौन है, वो कौन सा है? एक तो उज़्बेकिस्तान है और दूसरा जो है ना लिचनस्किन है। लिचनस्किन जो है ना, ये और उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो फेमस एमसीक्यूज बनता है कि हमास जो है ये कब पैलेस्टाइन में पावर में आई थी। हमास जो एक नॉन एनजीओ है, जो नॉन स्टेट एक्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैलेस्टाइन के अंदर जो पैलेस्टीनियन के लिए राइट्स के लिए लड़ती है इसराइल के ख़िलाफ़, और ये जो है 2006 के अंदर पावर में आई थी। और CTBT एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 10 सितंबर 1996 में बनी थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है जी। अच्छा फ्रेंड्स, अक्सर ना ग्लेशियर्स के ऊपर MCQs बनते हैं, पेपर्स के अंदर बहुत आते हैं, ये ख़ासतौर PPSC के अंदर। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना कोई ग्लेशियर नहीं है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है और इसके अंदर कोई ग्लेशियर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबरा है। इसके अलावा एक बड़ा MCQs बनता है लैम्बर्ट ग्लेशियर किधर है। ये एक बिगेस्ट है ग्लेशियर और ये अंटार्कटिका पे है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। और फेडचिंको जो है ना, ये 77 किलोमीटर का है ग्लेशियर, 77 किलोमीटर का ग्लेशियर है फेडचिंको। ये नॉन पोलर ग्लेशियर है।
और सियाचिन जो है ना ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ये पाकिस्तान के अंदर और ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। अच्छा, इसके अलावा वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? ये ब्याफो ग्लेशियर है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। और इसके अलावा एक स्मॉलेस्ट ग्लेशियर है जिसे कहते हैं जेम ग्लेशियर, ये यूएसए में है। जेम ग्लेशियर यूएसए में स्मॉलेस्ट ग्लेशियर है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत ज़्यादा, दुनिया पूरी से ज़्यादा ग्लेशियर जो है ना वो पाकिस्तान में है। और 13% माउंटेन रेंज रीजन जो है ना वो ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर है। और ठीक है, कराकरम माउंटेन जो है ना इनके साथ जो ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर हैं वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। सियाचिन, ब्याफो ब्लैटोरो ग्लेशियर और चोगो लुगुमा ग्लेशियर, ये कराकरम माउंटेन के साथ हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मोनूमेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मुग़ल इरा के अंदर जो मोनूमेंट्स बनी थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके के साथ होंगी। जैसे कि अकबर का दौर था, अकबर वाज द थर्ड मुग़ल रूलर, और उसके अंदर उन्होंने अकबर ने अटक फोर्ट बनाया। जब हम जाते हैं ये रूट पे जेलम की तरफ तो रास्ते में चकवाल के पास अटक फोर्ट आता है। इसके अलावा अकबर ने पूरा लाहौर जो है ना अकबर ने बनवाया था, अकबर ने अपने दौर में। इसके अलावा अकबर जो है इन्होंने क्या किया था, आगरा फोर्ट भी बनाया। आगरा फोर्ट, अटक फोर्ट कभी भी आपने मिक्स नहीं करना, ये दोनों ही अकबर ने बनाए हैं। अच्छा, अकबर से पहले ना एक और फोर्ट बनाया था शेर शाह सूरी ने, रोहतास फोर्ट बनाया था। ये अगर जेलम कोई बंदा जाता है ना तो वहाँ पे देखता है रोहतास फोर्ट। ये किले होते हैं, वो यहाँ पे अपनी आर्मी को और अपने जो वेपन्स होते हैं और अपनी मशीनरी बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी बेसिकली उनकी होती है, ये बड़े हाइटेड होते हैं और बहुत बड़े विलास टाइप होते हैं। तो ये आई हैव सीन दिस प्लेस, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत कंक्रीट की बनी हुई और मैन पावर क्या कमाल की नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बात हो गई रोहतास फोर्ट की। रोहतास फोर्ट ने के अलावा ना शेर शाह सूरी ने एक अच्छा काम किया था, उसने जीटी रोड बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये पूरे जो अभी हमारे पाकिस्तान में भी है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा शाहजहां ने बहुत चीज़ें बनाई थी। शाहजहां ने वज़ीर खान मस्जिद बनाई, जिसने भी जो भी लाहौर में अनारकली वाली साइड पे जाता है तो वो ये ज़रूर देख के आता है कि वज़ीर खान मॉस्क एक बहुत पुरानी हमारे पास मोनूमेंट है। इसके अलावा ताज महल जो है शाहजहां ने बनाया था उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर। और ये जो ताज महल जिसने बनाया था उसका नाम था जो अरशाद लौरी, उसकी जो है हाथ काट दिए गए थे। अच्छा, शीश महल भी जो है ना ये भी इसने बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने एक और काम किया था, इसने पीकॉक थ्रॉन भी बनाया था। अच्छा, इसके अलावा शाहजहां ने शालीमार बाग भी बनाया था, लाहौर के अंदर ही इस मोनूमेंट सबको मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा मोती मस्जिद जो है ना ये भी शाहजहां ने बनाई थी। तो शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मोती मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद, इसके अलावा उसने जो है शीश महल, ताज महल और पीकॉक थ्रॉन ये उसने बनाया। औरंगज़ेब ने क्या किया था, उसने बेसिकली आलमगीर गेट बनाया, इसने बादशाही मस्जिद बनाई, इसने बीबी का मकबरा बनाया। ये जो चार चीज़ें ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी। इसके अलावा जो हुमायूं ने क्या किया था, जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसने कुतुब मीनार बनाया था शेखुपुरा में। अच्छा, मिलिट्री ऑपरेशन बहुत पूछा जाते हैं पेपर के अंदर, जैसे ज़रब अज़ब है और बहुत सारे इस तरह के और भी मिलिट्री ऑपरेशन हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब मैंने आपको ये जो मिलिट्री ऑपरेशन बताने हैं इसमें आपने एक चीज़ आइडिया करना है कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रीजन के अंदर कौन कौन सी वॉर्स हो रही हैं, होती रही हैं, ताकि उसमें हमें ये थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल जो एक परसेप्शन है वो भी आ जाती है, कितनी वॉर्स और कितना पीस को डिस्ट्रॉय किया गया है। और जो हमारी ये अदारे हैं, यूनाइटेड नेशन या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कितनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में कामयाब हुई हैं। यूनाइटेड नेशन ने ऑपरेशन किया था तालिबान के ख़िलाफ़ 2001 में अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान के ख़िलाफ़ ये जो ख़ास तौर पे टेररिज्म के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, ये टेररिस्ट अटैक्स जो 9/11 का अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसका जो बदला रिवेंज लेने के लिए उन्होंने 2001 में ये अटैक किया था तालिबान पे। इसको कहते हैं ओपन इंड्यूरिंग फ्रीडम ऑपरेशन था। इसके अलावा एक जर्मन इन्वेजन हुई थी रशिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर,
वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इसको कहते हैं ऑपरेशन बारबरोसा। ऑपरेशन बारबरोसा जो है ये जर्मन ने रशिया के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर किया था। किलिंग उसामा बिन लादेन इन एबटाबाद। इस जो यूएस ने ऑपरेशन किया था इसे कहते हैं ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर कब हुआ और किसने किया। ये यूएस ने किया था उसामा बिन लादेन को मारने में। उसामा बिन लादेन जो है सऊदी अरेबिया का रिहायशी था और इसका एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। इसके अलावा यूएस जो है ये इसने इराक़ के ख़िलाफ़ जो मार धाड़ की, जो कत्ल गारत की, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन किया अपनी मिडल ईस्ट के अंदर हेजमोनी के लिए, वो 1991 के अंदर इसने किया था। इसे कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अच्छा, यूएसएसआर ने इन्विजन की थी मंचूरिया की ऑपरेशन की थी। इसको कहते हैं ऑपरेशन अगस्त स्टॉर्म। इसके अलावा ऑपरेशन टू कैप्चर सदाम हुसैन को कैप्चर करने के लिए जो ऑपरेशन था ऑपरेशन रेड डॉन। अच्छा, इसके अलावा द बम्बार्डमेंट कंडक्ट हुई थी यूएस की वियतनाम के खिलाफ 1965 की वॉर के अंदर। तो ये कुछ मिलिट्री ऑपरेशन थे, वो मैंने आपके सिर्फ साइंस ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। अच्छा, एक रिसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज होती है ना वो एड्स की वजह से कॉज होती हैं। अच्छा, दुनिया में इस टाइम जो सबसे ओल्डेस्ट मोनार्की है ना वो जापान के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा यूएसए के अंदर जो है यूएसए के बाद वो कौन सा मुल्क है जो सेकंड बिगेस्ट आर्म सेलर है दुनिया में, वो है रशिया। ठीक है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ था वो किसने इन्वेंट किया था? वो इन्वेंट किया था आपके जॉन हैरिसन ने। और पिन पॉइंट करो वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौन सा है? वो जो वर्ल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसके अंदर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है। और जेम्स बॉन्ड जो है ना ये एक करैक्टर है जेम्स बॉन्ड, ये किसने इस करैक्टर को बनाया? ये आयन फ्लेमिंग ने किया था। यूनाइटेड नेशन का जो डे है हर साल ऑब्जर्व होता है 24 अक्टूबर का। अच्छा, वो पहला बंदा कौन था जिसने सेल किया था पूरी दुनिया में? फर्डिनेंड मैगलन ने। ये पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अच्छा, इसके अलावा पुर्तगीज ईस्ट अफ्रीका जो है ना, ओल्ड नेम किसका है? पुर्तगीज ईस्ट अफ्रीका। ये मोजम्बिकुआ का है। ताइवान का फार्मोसा था। और इसके अलावा कंटास एयरलाइन किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। इसके अलावा वेस्ट वर्जीनिया जो है ना ये एयरलाइन किसकी है? यूएसए की है। और वो कौन सा बर्ड है जो बड़ा वीक है, जिसकी आईसाइट बड़ी वीक है? कीवी की आईसाइट बहुत वीक है। इसके चाइना के ऊपर एक रिसेंटली बुक पब्लिश हुई है और किसने लिखी है? हेनरी किसिंजर ने, वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पहला वो पाकिस्तानी कौन था जिसने होस्ट किया था पाकिस्तानी फ्लैग को नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर? उसका नाम क्या था? उसका नाम था निमरा सलीम। अच्छा, जो नज़ीर साबिर था ना ये पहला क्लाइंबर था पाकिस्तान का जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा था 2000 के अंदर। अच्छा, टीपू सुल्तान जो है ना इसने रॉकेट्स